इमेजिन कीजिए आप एक ऐसी जगह फंसे हैं जो इतनी तंग है कि आप सांस लेने के लिए अपनी चेस्ट भी नहीं फुला सकते। चारों तरफ इतना अंधेरा है कि आपको अपनी खुद की आंखें खुली हुई हैं या बंद ये भी पता नहीं चल रहा। सितंबर 1974 एक जवान डाइवर जिसका नाम था रॉजर सोलारी एक ऐसे रास्ते पर निकलता है जहां से वापस आना शायद उसकी किस्मत में ही नहीं था। एक ऐसी जगह जहां पानी और पत्थर मिलकर मौत का जाल बुनते हैं। आज हम बात करेंगे उस खौफनाक कहानी की जिसे सुनने के बाद आप बंद कमरे में भी अकेला महसूस नहीं करेंगे। केविंग कोई आम हॉबी नहीं है, ये उन लोगों का जुनून है जो दुनिया के सबसे गहरे राजों को छूना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे एजन एल्वर्ड केव की। केव के अंदर घुसने के बाद स्टार्टिंग होती है एक बोल्डर चौक पॉइंट से, जहां से ये 4 डिफरेंट डायरेक्शंस में रूट स्प्लिट होता है। इंटरेस्टिंगली चारों रास्तों की अपनी अलग अलग मिस्ट्रीज हैं, अपनी यूनिकनेस है। लेकिन रॉजर सोलारी जा रहा था साउदर्न स्ट्रीम पैसेज की तरफ। ये एक दूसरा सिग्निफिकेंट रूट था, फेमस बाय इट्स डेंजरस वाटर फील्ड सेक्शन। करीब 4 घंटे चलने और 4000 फीट ट्रेवल करने के बाद वो इस एरिया में पहुंचते हैं जहां आने के लिए इन्होंने महीनों से प्रिपरेशन करी थी, क्योंकि इसके आगे 4 बड़े बड़े सम्प आते हैं। सम्प केव के अंदर वाटर फील्ड सेक्शन होता है। अगर छोटी सम्प हो तो डाइवर अपनी सांस रोक कर पार कर सकता है, लेकिन ये चारों सम्प कहीं ज्यादा बड़े थे। रॉजर का प्लान था 4th सम्प के आगे जाने का, जो एक अननोन सम्प था जहां हिस्ट्री में पहले कोई नहीं गया था। ये 5 फुटबॉल फील्ड्स जितना बड़ा था। आप इमेजिन कर सकते हो ये कितना डिफिकल्ट होने वाला था। जैसे ही रॉजर पहले सम्प में एयर टैंक पहनकर पानी के अंदर जाता है, वो रियलाइज करता है कि उसको यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब वो वापस लौट भी नहीं सकता। ये है मार्टिन, रॉजर का दोस्त। ये उस दिन रॉजर के साथ गए थे। Up on this mountain up here, I lost a very good friend. Same guy who'd been in the incident in the flooded cave where we went down the 20-foot ladder. Yeah, his body is still in the cave. वो वहां से कभी वापस नहीं लौटा। मार्टिन फार और रॉजर सोलारी इसी तरह के एक्सप्लोरर्स थे। मार्टिन ने बेसिकली अपनी केव डिस्कवर करने की जर्नी सिर्फ 16 साल की उम्र से शुरू की थी, जबकि रॉजर ने 12 साल की उम्र से ही। वो दोनों अच्छे कॉलेज फ्रेंड्स थे और हाईली एक्सपीरियंस्ड थे केव एक्सप्लोरेशन में। उन दोनों को इस एरिया के जियोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी और केव स्ट्रक्चर्स एंड एवरीथिंग सब बहुत अच्छे से पता था। रॉजर सोलारी बहुत ही कंट्रोल्ड काम टाइप का पर्सन था एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यही सबसे पहले केव के अंदर जाता था और रिस्क लेता था, जबकि मार्टिन थोड़ा छोटा था। बेसिकली मार्टिन और रॉजर दोनों इंटरेस्टेड थे इस एरिया को विजिट करने में और विजिट करके रिकॉर्ड को ब्रेक करने में, स्पेशली एजन एल्वर्ड केव को, जो यूके की बहुत लंबी केव सिस्टम का पार्ट है। और इंटरेस्टिंगली ये एज्यूम किया जाता है कि इस एरिया में हंड्रेड्स ऑफ इंटरकनेक्टेड केव नेटवर्क्स हैं, जो कि इतना बड़ा है कि अगर यहाँ से जाया ही जाए तो देश की दूसरी साइड उस गुफा से बाहर निकलेगा। ये बड़ा मिस्टीरियस एडवेंचर होने वाला था। और ये चीज़ें इन दोनों के लिए और भी इंटरेस्टिंग बन जाती हैं जब उन्हें पता चलता है कि एक पर्सन 1971 में जॉन पार्कर, जिसने इस केव को विजिट किया था, जिसने बताया एजन एल्वर्ड केव के 1.2 किलोमीटर आगे चलने के बाद वहाँ 4 बड़े बड़े सम्प आते हैं। और जॉन पार्कर ने 2nd सम्प तक क्रॉस भी कर लिया था, पर 2nd सम्प के आगे जाना उनको बहुत रिस्की लगा, इसलिए वो 2nd सम्प के आगे नहीं गए और इसके बाद उन्होंने हमेशा के लिए केव एक्सप्लोरेशन छोड़ दिया। उन्होंने आगे ऐसा क्या देखा जो इसके बाद उन्होंने केव एक्सप्लोरेशन को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब दोनों मिलकर प्लान बनाना शुरू करते हैं एजन एल्वर्ड केव में जाने के लिए। दोनों का एम सिंपल था कि इतना दूर जाना है कि जॉन पार्कर भी ना गया हो और फ्यूचर में भी कोई इतना दूर जाकर इनका रिकॉर्ड ना तोड़ पाए। जर्नी शुरू होती है एक लॉन्ग चैलेंजिंग पैसेज से जो साउथ ईस्ट की तरफ जा रहा था, रफली 4000 फीट लेंथ विद लॉट्स ऑफ अदर कॉम्प्लेक्सिटीज एज वेल। और तभी इसके आगे वो 4 सम्प का सेक्शन आएगा एंड ऑफ कोर्स रास्ते बहुत क्लस्ट्रोफोबिक थे। दोनों काफी तैयारी के साथ आए थे, जैसे कई डाइविंग सिलेंडर्स और बाकी डाइविंग इक्विपमेंट्स। आगे जाते हुए रास्ता धीरे धीरे पतला होने लगता है। कहीं जगह थोड़ी चौड़ी थी तो कहीं बहुत पतली। इनफैक्ट कभी वो स्पेस इतना पतला हो जाता कि इससे कपड़ों में स्क्रैचेस आने लगते। वो दोनों स्क्रैचेस की आवाज को उस शांत एरिया में बिल्कुल क्लियरली सुन पा रहे थे।
फाइनली इनके 4 घंटे ट्रैवल करने के बाद इनके सामने पहला संप आता है। लेकिन अब चीज़ें चेंज होने वाली थी, क्योंकि इन्होंने पहले सिर्फ केव एक्सप्लोर की थी, लेकिन अब इन्हें एक्सपीरियंस लेना था केव के अंदर डाइव करने का। दोनों संप में एंटर होते हैं और अपनी पहली डाइव की शुरुआत करते हैं। शुरू में दोनों स्लोली और कंटिन्यूसली ट्रैवल करते हैं ताकि उनके इक्विपमेंट्स पानी से डैमेज ना हो जाएं। वो लोग पहले 250 फीट के संप को सेफली पार कर जाते हैं और अगले 85 फीट के संप को भी वो सेफली क्रॉस कर लेते हैं, जो कि इनके लिए क्रॉस करना काफी इजी था, क्योंकि जॉन पार्कर भी यहाँ तक ऑलरेडी आ चुके थे। लेकिन प्रॉब्लम अब यहीं से शुरू होती है, क्योंकि इसके आगे क्या आने वाला था किसी को नहीं पता था। आगे कितनी संप हैं, उसकी लेंथ कितनी है, वो कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि इसके आगे संप की लेंथ रिसेंटली डिस्कवर हुई है और इन्हें तब कुछ नहीं पता था। तीसरा संप बहुत बड़ा था, द 850 फीट ऑफ अननोन वाटर पैसेज। पहले संप से 3 गुना बड़ा, एक ऐसा एडवेंचर जिसे हिस्ट्री में कभी किसी ने कंप्लीट नहीं किया था। टाइट अंडर वाटर टनल में स्विम करना जैसे आप किसी पाइप में तैर रहे हो, लेकिन उसके जैसा स्मूथ भी नहीं। किसी को भी नहीं पता था कि आगे क्या होगा, रास्ता खत्म होगा या फिर कोई एयर पॉकेट होगा। ऑफकोर्स एक अननोन टेरिटरी में जाना आसान नहीं होता और फाइनली वो लोग थर्ड संप को भी क्रॉस कर लेते हैं। और इसे क्रॉस करना खुद में ही एक किस्मत की बात थी, क्योंकि इसके आगे वाला ड्राई सेक्शन ना सिर्फ लंबा था बल्कि खतरनाक भी था। 1800 फीट का जिगजैग पैसेज, और वहाँ वो लेकर जा रहे थे मल्टीपल एयर सिलेंडर्स, और इन्हें ये क्रॉस करने में कितना टाइम लगने वाला है कोई नहीं जानता। दोनों ही फाइनली फोर्थ संप के गेट के पास आ चुके थे और इस संप की लेंथ 850 फीट से भी ज़्यादा थी। और मार्टिन का अजम्पशन था कि इस संप के आगे कोई और एयर पॉकेट होना चाहिए और मे बी उसके आगे कोई दूसरा संप हो। दोनों बहुत ही कॉन्फिडेंट थे। आप इमेजिन कर सकते हो, ये लोग एजन एल्विड केव एंट्रेंस से 2.5 किलोमीटर आगे आ चुके थे और अब भी इनको और आगे जाने की चुल थी। दोनों ही वहाँ पर कुछ एयर सिलेंडर को रख देते हैं और कुछ एयर सिलेंडर और लेकर अंदर चले जाते हैं, जिसमें रॉजर के साथ एक 400 फीट का गाइडलाइन वायर भी था और मार्टिन भी 1000 फीट की गाइडलाइन वायर अपने साथ लाए थे ताकि वो पूरे पैसेज को मैप कर सकें। लेकिन फोर्थ संप में घुसते ही दोनों के साथ अपनी अपनी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, जैसे एंजाइटी और डिप्रेसिंग थ्रेड। अनफॉर्चुनेटली ये संप पहले तीनों संप से काफ़ी खतरनाक था और बहुत ही नैरो भी था। ये सच में बहुत डेंजरस था, जैसे आप ऐसे रास्ते पर ट्रैवल कर रहे हो जब गलती की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं। गाइडलाइन को लगाते हुए वो संप में डीपर और डीपर जा रहे थे। इनके पास पैनिक होने का भी ऑप्शन नहीं था। दोनों शुरू में तो बड़ी तेजी के साथ गए थे, लेकिन अब दोनों को अचानक से एक सेंस ऑफ एंजाइटी फील होने लगती है। ऑफ कोर्स दोनों गिव अप नहीं कर सकते थे, लेकिन इन्हें अब रियलाइज हो गया था कि अगर इनसे एक भी गलती हुई तो वो हमेशा के लिए वहीं फंस जाएंगे। और इसी डर की वजह से दोनों पैसेज में साइड बाय साइड होकर डाइव करने लगते हैं। और ये चीज़ें ये पहली बार कर रहे थे। ये ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि अगर किसी को भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़े तो वो एक दूसरे को तुरंत सपोर्ट दे सके। इस छोटी सी पैसेज में 400 फीट जाने के बाद रॉजर की गाइडलाइन वायर खत्म हो जाती है, जिसके बाद मार्टिन अपनी गाइडलाइन को रॉजर की गाइडलाइन से बांध देता है। फिर रॉजर और गहराई में जाता है तो इसके साइनस का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है और मार्टिन भी इसके बारे में जानते थे कि रॉजर के साथ ऐसा होना नॉर्मल है। प्लस मार्टिन को ये भी पता था कि रॉजर का एयर सप्लाई टैंक स्लाइटली इसके टैंक से छोटा है। सो मार्टिन रॉजर को सिग्नल देते हैं कि तुम यहीं से वापस लौट जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर रहेगा। और ये कहकर मार्टिन अकेले आगे की तरफ जाने लगते हैं। मार्टिन पैसेज में कंटिन्यू डाउन की तरफ जा रहे थे और फिर इसे रियलाइज होता है कि इसका एयर सप्लाई भी 1/3 से एक्सीड कर गया है, यानी इसको भी अब वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन मार्टिन क्यूरियस था और इसे क्या चीज़ आगे लेकर जा रही थी। बेसिकली मार्टिन ने केव डाइविंग के कॉन्सेप्ट को, या फिर कहें एक रूल को, रूल ऑफ थर्ड को ब्रेक कर दिया था। ये रूल टोटल एयर सिलेंडर सप्लाई में से 1/3 डेस्टिनेशन तक अंदर जाने में और दूसरा 1/3 डेस्टिनेशन से वापस लौटने में यूज किया जाता है और बचा हुआ 1/3 रिजर्व रखा जाता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। लेकिन मार्टिन इसको ब्रेक कर चुके थे। वो कंटिन्यू नीचे गहराई की तरफ जा रहे थे क्योंकि इसे लग रहा था कि आगे 50 फीट में कोई एयर पॉकेट मिलेगा जहाँ वो ब्रीफली रेस्ट कर सकते हैं और वो खुद को फिर से रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं आगे कंटिन्यू करने के लिए। और फिर वो जैसे ही अपनी गहराई से 3 फीट ऊपर आगे की तरफ जाते हैं, वहाँ कोई एयर पॉकेट नहीं मिलती। वहाँ हार्ड रॉक की सीलिंग थी, वो रास्ता बंद था। वो पैनिक होने लगते हैं, वो अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इनकी आईसाइट ब्लर होने लगती है, वो खुद को ड्राई फील करने लगते हैं और वो बड़ी बहादुरी से डिसीजन लेते हुए राइट की तरफ टर्न ले लेते हैं।
वहाँ एयर पॉकेट मिलने की उम्मीद में वो राइट में एक दूसरी डायरेक्शन में जाने लगते हैं। इनके पास यही ऑप्शन था खुद को डूबने से बचाने के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली वो स्पेस भी इनके लिए नैरो होने लगती है और फिर इन्हें लगने लगता है कि ये स्पेस भी खत्म हो जाएगी, आगे डेड एंड आ जाएगा। लेकिन मार्टिन के पास इतनी एयर नहीं बची थी कि वो ये वाला रिस्क ले सकें और वो अर्जेंटली प्रिपेयर होने लगते हैं वापस लौटने के लिए। जैसे ही वो प्रिपेयर हो रहे थे वापस लौटने के लिए, वो देखते हैं कि रॉजर इसके सामने है। वो सोचते हैं कि ये यहाँ क्या कर रहा है, इसे तो वापस लौट जाना चाहिए था। लेकिन एक्चुअली में वहाँ रॉजर भी एयर पॉकेट को खोज रहे थे। मार्टिन सरप्राइज था ये सब देखकर और वो रॉजर को इंडिकेट करता है कि जल्दी यहाँ से निकलो, आगे कोई रास्ता नहीं है, आगे का रास्ता ब्लॉक है। वो पैनिक में एक बार में कहीं ज्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे थे। इस डीपेस्ट पॉइंट में इनके पास बहुत कम एयर सप्लाई थी। दोनों इस संप में 70 फीट डेप्थ में थे। वो दोनों इस गहराई के अंदर अपनी आज़ादी से बहुत दूर थे। मार्टिन रॉजर से आगे थे और वो तेजी से ही ऊपर की तरफ लौट रहे थे। और वापस लौटते हुए मार्टिन के हेड में एक तेज शार्प दर्द हो रहा था। सिम्टम्स जो अक्सर देखने को मिलते हैं, रैपिड चेंज इन प्रेशर एंड फिजिकल एक्सर्शन ऑफ केव डाइविंग। वो पीछे नहीं देख सकते थे कि रॉजर उनके कितना पीछे है, और अगर वो पीछे छूट भी गया तो वो पीछे जाना अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। इस लो एयर सप्लाई के साथ इसे अकेले ही ऊपर जाना होगा। और फाइनली मार्टिन सरफेस तक पहुंच जाता है। वापस आने के बाद मार्टिन को वहां एक सेंस ऑफ रिलीफ मिलता है, लेकिन वो वहां खड़े होकर शॉक में थे, क्योंकि इस खतरनाक सिचुएशन को देखते हुए उन्हें एहसास होने लगता है कि इनका पार्टनर रॉजर इनके साथ नहीं आया। मार्टिन का इमीडिएट रेस्पॉन्स यही था कि वो रॉजर का यहाँ इंतजार करेगा, और ये इनका म्यूचुअल डिसीजन था कि अगर कोई भी अंदर रह गया तो दूसरा पर्सन अंदर नहीं जाएगा, वो बाहर खड़ा होकर इंतजार करेगा। वो अंदर जाकर अपनी लाइफ को रिस्क पर नहीं डालेगा, क्योंकि पहले भी रॉजर मार्टिन के लिए इसी तरह से वेट करते थे। इन्होंने इससे सीखा था पेशेंस और होप रखना ऐसे अनसर्टेन सिचुएशन में भी। और ये वेट करने का पीरियड मार्टिन के लिए बहुत ही डरावना था, विद इंटेंस एंजाइटी एंड कॉम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि मार्टिन बस रॉजर के बाहर निकलने के बारे में सोच रहे थे कि आखिर में उनके साथ क्या हुआ होगा। वो वेट करते हुए पानी के सरफेस को देख रहे थे कि इसमें कोई आइडेंटिफिकेशन नजर आ जाए, जैसे कोई गाइडलाइन में हल्का सा मोमेंट हो जाए। लेकिन केव का पानी पूरी तरह स्टिल और शांत था। वो पानी सिर्फ बुरा होने का संकेत दे रहा था। 1 घंटे के इंतजार के बाद भी एज एक्सपेक्टेड रॉजर केव से वापस नहीं आता, जिसके बाद मार्टिन खुद एक दूसरे एयर टैंक को लेकर अंदर जाते हैं। लेकिन इनके लिए यहाँ आना ही डेंजरस था, क्योंकि इनके पास जो एयर सप्लाई बचा था, इससे इन्हें 3 संप क्रॉस करना था बाहर जाने के लिए, और बाहर से भी कोई एक्सटर्नल हेल्प नहीं आने वाली थी। वो अंदर जाते हैं और गाइडलाइन को खींचकर देखते हैं कि गाइडलाइन टाइट भी है या नहीं। वो नोटिस करते हैं कि लाइन पूरी खाली है, इसमें जरा भी टाइटनेस नहीं है। बीच में ये लाइन किसी भी चीज से बंधी नहीं है, जबकि इसे टाइट होना चाहिए था। और फिर मार्टिन और आगे जाते हैं और देखते हैं कि 460 फीट पर गाइडलाइन वायर कटी हुई थी, जो कि प्रोबेबली नाइफ से काटी हुई थी। शायद रॉजर ने उस लाइन को काटा होगा, और इससे यही कंक्लूजन निकलता है कि शायद रॉजर जल्दी जल्दी बाहर निकलने के लिए आ रहे होंगे और जल्दबाजी में उस लाइन से अटक गए होंगे, और उससे निकलने के लिए कई अटेम्प्ट करने के बाद भी उनके पास गाइडलाइन को काटने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं बचा होगा। इसी सब के बीच में अंदर का पानी सिल्टेड हो गया होगा, यानी पानी में मिट्टी उठकर घुल गई होगी, जिस वजह से विजिबिलिटी खत्म हो गई होगी, और रिजल्ट वो रास्ता भूल गए होंगे। वो सेंस नहीं कर पा रहे होंगे कि कौन से डायरेक्शन में बाहर जाना है, और शायद वो दूसरे रास्ते पर चले गए होंगे, और शायद उससे भी बुरा उसके पास एयर सप्लाई खत्म हो गई होगी। मार्टिन ये सब समझने के बाद रॉजर की बॉडी को तलाश करना छोड़ देता है, क्योंकि इसके पास इतनी एयर सप्लाई नहीं बची थी। वो सब कुछ छोड़कर भारी दिल से केव से बाहर आ जाता है अकेला, और फॉर्चुनेटली रिमेनिंग एयर सप्लाई से मार्टिन सक्सेसफुली वो रिमेनिंग 3 संप को भी क्रॉस कर लेता है और एजन एल्वर्ट केव से बाहर आ जाता है। वहाँ की अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया जाता है, और अगले ही दिन 10 मोस्ट एक्सपीरियंस्ड डाइवर वहाँ आ जाते हैं रॉजर की बॉडी को लोकेट करने के लिए, इंक्लूडिंग मार्टिन, और उसमें वो फॉर्मर केव डाइवर जॉन पार्कर भी थे। इनका ऑब्जेक्टिव था पूरे 4th संप के एंड तक जाना, लेकिन 3 दिन तक लगातार खोजने के बाद भी रॉजर की बॉडी वहाँ नहीं मिलती। उन सब के लिए भी ये एरिया बहुत ही रिस्की था, और ये जानने के बाद वो सर्च को वहीं रोक देते हैं। लेकिन आखिर में सवाल यही है कि आखिरी मोमेंट पर रॉजर के साथ क्या हुआ होगा, और आप जानते हो इसका तो सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। 1986 इसके 12 साल के बाद 2 डाइवर्स फिर से वहां जाते हैं 4th संप के डीप सेक्शन में अपने लिमिट को पुश करते हुए,
और फाइनली उस संप के 720 फीट के अंदर रॉजर की बॉडी वहां मिलती है। पर अगेन वहां तो सिर्फ जाना ही बहुत मुश्किल था, तो इसलिए रॉजर की बॉडी को वहां से लाना नियरली इम्पॉसिबल हो गया था। इसलिए उसकी बॉडी को हमेशा के लिए वहीं पर छोड़ दिया जाता है और पहले संप के एंट्रेंस के पास एक फ्लैग लगा दिया जाता है रॉजर की याद में। इस इंसिडेंट में बहुत सारी गलतियां हुई, जैसे उस दिन अगर मार्टिन उस रूल ऑफ थर्ड को फॉलो कर लेते तो आज शायद रॉजर जिंदा होता। लेकिन मार्टिन ने इससे एक चीज सीख ली थी और वो आगे से प्रॉमिस भी करता है कि वो अब कभी भी रूल ऑफ थर्ड को ब्रेक नहीं करेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है किसकी गलती से रॉजर की जान गई? वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए